हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर, उसको थोड़ा बहुत पार्ट शुरू वाला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। आज हम चलते हैं चैप्टर में आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हमने याद किए थे और साथ ही साथ अलग अलग ग्रुप्स से होने वाली जो कॉमन डिजीज हैं उनके नाम भी हमने याद किए थे। तो यहाँ तक आई होप आपने याद कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे चैप्टर में, और अगला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर में वो है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका व्यावसायिक उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये व्यावसायिक रूप से या फिर हमारे जीवन में किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो देखिए, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इनका जो यूज है वो किया जाता है वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए। वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, और वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है वो है यीस्ट। यीस्ट जो है ये मदद करता है वाइन और अल्कोहल बनाने में। साथ ही साथ एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मदद से। एसिटिक एसिड जैसा कि आप जानते ही होंगे, एसिटिक एसिड जो होता है इसका उपयोग विनेगर, जिसे हम कहते हैं सिरका कॉमन लैंग्वेज में, और इसका यूज हम हमारे घरों में अचार वगैरह बनाने के लिए करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में ये काम में आता है। चलिए, तो अब ये जो यीस्ट है जिसका यूज हम कर रहे हैं अल्कोहल बनाने के लिए, तो किस तरह इससे अल्कोहल बनाई जाती है, तो उसके लिए प्रोसेस काम में लिया जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक अनाज जैसे कि व्हीट है, जौ है, इनसे, या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं स्पेसिफिक जिनसे वाइन बनाई जाती है, उनके अंदर उनका फर्मेंटेशन किया जाता है। लंबे समय तक उनको रखा जाता है स्पेसिफिक कंडीशंस में यीस्ट को यूज करके, जिससे कि उनके अंदर जो शुगर है वो फर्मेंट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि वाइन और अल्कोहल में एक अलग सी स्पेसिफिक स्मेल होती है, उसके पीछे रीजन होता है फर्मेंटेशन, कि जो फ्रूट या अनाज जो कि उस अल्कोहल या वाइन को बनाने के लिए काम में लिया गया, उसके अंदर जो शुगर है उसके फर्मेंटेशन से क्या होगा, वो शुगर कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल में, और वो जो स्मेल है स्पेसिफिक अल्कोहल की या वाइन की, वो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के कारण ही होती है। तो अब हम सबसे पहले नोट करें कि ये फर्मेंटेशन जो हम बार बार वर्ड सुन रहे हैं ये है क्या। तो इसको कहा जाता है किण्वन। फर्मेंटेशन को कहा जाता है किण्वन। अब ये फर्मेंटेशन है क्या, देखिए, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ sugar into alcohol is called fermentation। यानी कि शर्करा के अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। ये हो गई किण्वन या फर्मेंटेशन की परिभाषा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, और अगर इस किण्वन को हम हिंदी में डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे किण्वन कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि ये जो किण्वन हम पढ़ रहे हैं इसको प्रोसेस को ढूंढा किसने, तो 1857 के अंदर लुईस पास्चर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये आपकी न्यू टाइप वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका क्वेश्चन बन रहा है सीधा सीधा, कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन
तो आपको याद होना चाहिए, 4 साइंटिस्ट के नाम दे दें तो आपको याद होना चाहिए कि मिस्टर लुईस पास्चर जो हैं, इन्होंने किण्वन की खोज सबसे पहले की थी। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये तो था कॉमर्शियल यूज, जिसमें हमने देखा कि वाइन, अल्कोहल और एसिटिक एसिड या विनेगर बनाने के लिए, इसको आप विनेगर पे लिख लें, विनेगर, हिंदी में इसको सिरका कहा जाता है, ये बनाने के लिए किया जाता है यूज किसका, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि अल्कोहल और वाइन बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब हम चलते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब हम ये देखेंगे कि ये इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाई के रूप में हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। तो चलो आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। मेडिसिनल यूज यानी कि सूक्ष्म जीवों का चिकित्सीय, मेडिसिन, दवाइयों के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। देखो, अब आपने देखा होगा कि आजकल हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें जब दवा लेके देता है, जैसे वायरल फीवर हो जाता है या कोई भी कॉमन डिजीज हमें हो जाती है जिसके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, तो डॉक्टर हमें दवाई देता है। या आपके कोई छोटे भाई बहन उनको आपने देखा हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको साथ में एक सिरप देता है या कोई पीने वाली जो दवा होती है ना वो देता है, और उसको कहता है कि एंटीबायोटिक है, ये दवा के साथ देना है आपको। और वो एंटीबायोटिक जो होता है वो इस तरीके से होता है, छोटे बच्चों वाला तो कि वो 5 या 8 दिन बाद ही खराब हो जाता है, तो उसको उतने ही दिन कंज्यूम कर सकते हैं जितने दिन के लिए वो यूजफुल होता है। अब ये जो दवा है एंटीबायोटिक, ये है क्या? पहली बात तो ये कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जिसका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एंटीबायोटिक्स बनते किससे हैं? तो ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कुछ स्पेसिफिक फंजाई और बैक्टीरिया है, उनकी मदद से इनको बनाया जाता है, और ये उस बीमारी को जड़ से खत्म करने में हमारी मदद करते हैं। कौन? एंटीबायोटिक्स। तो पहली बात तो ये कि किसी स्पेसिफिक बीमारी से बचने के लिए क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स व्हिच हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया और डिजीज, यानी कि किसी बैक्टीरिया या उससे होने वाली बीमारी से बचने के लिए हमें जो दवा मदद कर रही है वो क्या है? एंटीबायोटिक है। अब आपको एंटीबायोटिक लेते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले एंटीबायोटिक नोट कर लें, दीज आर स्पेसिफिक मेडिसिन्स which kill or stop the growth of disease causing माइक्रोऑर्गेनिज्म। समझ जाओगे एम और ओ से, यानी कि ये वो विशिष्ट दवाइयां जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती है या खत्म कर देती है। अब इनको लेते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इनका यूज जो जानवर होते हैं, पोल्ट्री और कैटल एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री मतलब जो मुर्गियां वगैरह पाली जाती हैं, उनको भी दी जाती है ताकि उनके अंदर भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको 5 दिन की दवा दी, तो अब हम क्या करते हैं कि एक बार दवा ले ली और दवा लेने के बाद थोड़ा सा आराम आ जाता है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा आराम आ जाता है, तो बस छोड़ देते हैं, वो दवा खराब होके जाती है। यहाँ ध्यान ये देना है कि एंटीबायोटिक का आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए दवा दी है तो आपको 5 ही दिन उसे पूरा लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों लेना है पूरा? तो देखिए, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में किसी बीमारी को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। अब हमने एंटीबायोटिक लिया तो क्या होगा? दवा का असर होगा और वो जो बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। सप्रेस मतलब उनका एक्शन लो हो जाएगा। लेकिन अब आपने जैसे 5 दिन कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स लिए तो वो खत्म हो जाएगा जड़ से, लेकिन आपने 2 ही दिन लिए, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन मान लो उसका असर रहेगा और वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे। 2-4 भी बाकी रह गए हमारी बॉडी में तो क्या होगा? वो फिर से ग्रो कर जाएंगे और आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जब भी लें आप तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करें जितना भी आपको डॉक्टर ने कहा है, पहला प्रिकॉशन। दूसरा प्रिकॉशन ये कि एंटीबायोटिक जो है ये बिना डॉक्टर की
मदद के या बिना डॉक्टर से पूछे या बिना डॉक्टर के बताए नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, जितने दिन के लिए बताया जाए उतने दिन ही लेना चाहिए। और चौथी बात, बिना डॉक्टर के बताए नहीं भी ले लेनी चाहिए कि अगर किसी ने कह दिया कि ये एंटीबायोटिक ले लो तुम ठीक हो जाओगे, तो बिना स्पेसिफिक डॉक्टर के बताए हुए अपनी मर्जी से ही कोई भी दवा, पहली बात तो कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, दूसरी बात एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, फायदा भले ही हो ना हो, कोई ना कोई नुकसान हमारी बॉडी को हो सकता है। तो पहली बात ये कि किसी भी जो दवाई है उसे हमें बिना किसी डॉक्टर के बताए हुए तो लेना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे चले और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है वैक्सीन। वैक्सीन जानते हो आप? पोलियो वैक्सीन पी रखी होगी सभी ने, याद है? पोलियो वैक्सीन क्या होती है? देखो वैक्सीन क्या है, पहले तो हम कि कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या होता है कि वो जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ बना लेती है एंटीबॉडी, है ना। और ये एंटीबॉडी जो होते हैं ना, जैसे हम बैंक में कोई एफडी करा देते हैं, है ना, बिल्कुल उसकी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक एफडी के रूप में सुरक्षित हो जाती है। जैसे अगर आपको याद हो तो आप जब बहुत छोटे होते हैं ना, बर्थ के जस्ट बाद आपको कोई वैक्सीन दी जाती है ना, फिर 3 महीने के हो जाते हो तब दी जाती है, 5.5 महीने के हो जाते हो फिर दी जाती है, 9 महीने के हो जाते हो फिर दी जाती है। इस तरह अलग अलग समय पर आपको अलग अलग वैक्सीन दी जाती हैं। अब ये जो वैक्सीन होती है ना, उस समय क्या करती हैं, फिर आपको ध्यान हो तो दवा लेने के बाद आपको कभी कभी बुखार भी आ जाता है, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो रीजन क्या होता है उसके पीछे, कि ये जो वैक्सीन जो होती हैं इसके रूप में आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। अब ये एंटीबॉडीज कहाँ काम आएंगे, कि जब भी भविष्य में आपको कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कि आपने वैक्सीन ले रखा है, वो बीमारी उत्पन्न करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, तो आपके अंदर मैंने जो बताया कि एफडी के रूप में, एक तरह से एफडी की तरह जो सुरक्षित ये एंटीबॉडीज हैं, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगी उन माइक्रोब्स को जो कि बीमारी उत्पन्न करने वाले हैं, और क्या करेंगी, पहुंच जाएंगी उस जगह जहां ये माइक्रोब्स हैं और इनको लड़ भिड़ के खत्म कर देंगी और आपको बीमार होने नहीं देंगी। इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये काम आते हैं किसके, बीमारियों से हमारे को लड़ने के लिए। अब कुछ कॉमन बीमारियां जिनके लिए आपको वैक्सीन दिया जाता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं, कॉलेरा, इनके अगेंस्ट आपको बचपन में वैक्सीन दी जाती हैं। पोलियो वैक्सीन भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन पोलियो वैक्सीन थ्रू इंजेक्शन आपको नहीं दी जाती है, इट इज अ ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन यानी मुंह से पीकर आप इस वैक्सीन को लेते हैं। तो आप ये जान लें कि वैक्सीन जो है ना, ये डेड और वीक, इसके अंदर क्या होता है, या तो मरे हुए या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कौन से हैं, डिजीज कॉजिंग यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं और आपकी बॉडी क्या करती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, कब तक, जब तक इस बीमारी का आक्रमण आपके ऊपर नहीं होता है। और जैसे ही इस बीमारी का आक्रमण आपके ऊपर होता है, वैसे क्या होता है, ये एंटीबॉडीज जाकर आपकी मदद करते हैं, किसके लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो अब हम याद करें, पहला क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया, और इसमें हेपेटाइटिस और नोट कर लो, ठीक है। अब वैक्सीन जो है सबसे पहले डिस्कवर किसने की, वो क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था, लुईस पास्चर वाला, और एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई सबसे पहले, एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ये आपके 2 क्वेश्चन बन गए। पहला तो वो बन ही गया था, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, और स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर। एंटीबायोटिक्स की बात करें, अभी हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े, तो एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हम नोट करना भूल गए। देखो एंटीबायोटिक्स जो है
इसका एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एग्जांपल हैं किसके? ये एग्जांपल हैं एंटीबायोटिक्स के। इरिथ्रोमाइसिन, ये एग्जांपल हो गए किसके? एंटीबायोटिक्स के। चलो अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं और अब हम पढ़ें कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे मदद करते हैं। मेडिसिनल यूज हमने पढ़ लिया। सॉइल फर्टिलिटी, चलो अब याद करो कि आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फसल को हम बदल कर बार बार बोते हैं, क्रॉप रोटेशन किया जाता है। पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र क्या है? तो देखो क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं कि एक बार अनाज वाली फसल बो लेते हैं ना, तो दूसरी बार दलहन, दलहन मतलब वो फसल बोते हैं जिसमें दाल होती है। अब दाल वाली फसल क्यों बोई जाती है कि ये जो दाल वाले पौधों में होते हैं ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के, इनके अंदर क्या खासियत पाई जाती है कि इनकी जो जड़ें होती है ना, आपने डायग्राम देखा हो तो ये जो जड़ें हैं ना, इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे गांठें होती हैं, इनको कहा जाता है रूट नोड्यूल्स। अब इसी चैप्टर में आगे जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे लिए यूजफुल है। अब होता क्या है कि ये जो रूट नोड्यूल्स है ना, इसके अंदर रहते हैं कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्यों रहते हैं वो? इनको फायदा है इस प्लांट से। कैसे? कि ये प्लांट तो इनको रहने के लिए जगह दे रहा है और बदले में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये मिट्टी के अंदर जो हवा है उसमें से नाइट्रोजन को स्पेसिफिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके किसको अवेलेबल कराती है? प्लांट को। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको बड़े लोग क्या कहते हैं कि आप कहते हैं भाई दाल से खाना नहीं खाना, तो क्या बोला जाता है आपको कि दाल खानी चाहिए, अच्छी रहती है छोटे बच्चों के लिए, इसमें प्रोटीन होता है। तो दाल में प्रोटीन जो है उसका एक मेन कंस्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन आता है यहीं से, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है एयर के अंदर, वहां से ये नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से आ जाता है। और इस तरह ये जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स क्यों? क्योंकि ये वातावरण की नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराते हैं और उनको स्पेसिफिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मदद करती है प्लांट्स की नाइट्रोजन को इजीली एक्वायर करने के लिए। चलो अब आगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अगला टॉपिक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं सारे फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने चैप्टर का क्या नाम है? फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड्स वाला जो पार्ट है वो चल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया कि दवाइयां बनाने काम में आ रहा है, एंटीबायोटिक्स में काम आ रहा है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और दवाइयों के साथ साथ खाने में काम आ रहा है, कॉमर्शियल यूज हमने इसका पढ़ लिया। और अब जो अगला टॉपिक आ गया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, देखो आपने आपके आसपास देखा होगा कि कभी हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो कई बार आपने साइड्स में देखा होगा पटरी की तरफ कि जानवरों के कंकाल पड़े हुए रहते हैं, देखा होगा आपने। अब होता क्या है, देखो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हर जगह है ये, है ना, हमारे भी चारों तरफ है, एयर में भी है, हर जगह, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर ये नहीं है। अब होता क्या है कि मान लो कोई जानवर मर जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? गाड़ दिया जाता है जानवर को। अब वहां भी क्या होता है कि गाड़ा क्यों जाता है? वहां भी क्या होता है? मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे, और वो क्या करते हैं? धीरे 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 इनको खाकर और केवल कंकाल छोड़ देते हैं, और बाकी माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म कर दिया जाता है। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? देखो कि कितनी तो भयंकर बदबू हो जाएगी, कितनी बीमारियां फैल जाएंगी अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खा पी कर खत्म ना करें तो।
पहला यूज ये हो गया। दूसरा देखो, आपने पढ़ा हुआ कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट पढ़ा, कंपोस्ट खाद बनानी आपने पढ़ी होगी, क्लास 8th में हो आप, 7th क्लास में आपने शायद लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर होगा आपका 7th क्लास का, कि एक हम गड्ढा करते हैं, आप प्रोसेस याद कर लो कि एक गड्ढा करते हैं अच्छा थोड़ा बड़ा सा, उसके अंदर रसोई का कचरा, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, रसोई का गीला कचरा, पुराना खाना, कुछ पत्तियां, है ना, और गोबर, और इनको मिलाकर और थोड़ा गीला करके और ढक दिया जाता है, महीने 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब खोद कर देखा जाता है तो वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, इनकी जगह क्या होता है, वो मिट्टी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, कंपोस्ट खाद के अंदर। तो वहाँ किया जाता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये धीरे 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 उनको खाकर और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो गंदगी जो है वो भी हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। तो इस तरह ये माइक्रोब्स जो है, हमने ये देखा कि ये माइक्रोब्स जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जीवन में कई जगह वहाँ में इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि इनके बिना वो काम और कोई कर ही नहीं सकता। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये है पैथोजेंस। अब फायदे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि इनसे हमको नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, अब कई बीमारियां हमारे अंदर किसकी वजह से हो रही है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं, और इसीलिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो उसको जब आप डिफाइन करोगे तो कैसे लिखोगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये पैथोजेंस जो है कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हमारे अंदर भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं ये पैथोजेंस, जिनमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आती हैं। तो उन डिजीजेज को अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर ले, उनको साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि फ्रेंडली नेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और ये जो नुकसानदायक है हार्मफुल वाला, ये मिक्स मैच हो जाएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट बताए उनको अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे आज आपको बताया मैंने 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, एक तो लुईस पास्चर फर्मेंटेशन, एक एडवर्ड जेनर वैक्सीन, और तीसरा आपको बताया वाटर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक आफ्टर बिफोर टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लेना आज की क्लास में से, और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तब तक के लिए बाय।